हेलो स्टूडेंट्स, आज जो आप लोगों को ब्लूप्रिंट के एग्जाम होने वाले हैं ना, सारा क्वेश्चन मैं एक वीडियो में लेकर आया हूं। तो वीडियो पर बने रहे और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और जो आज मैं आपको बताने वाला हूं ना, एकदम टू द पॉइंट याद रखिएगा, आपको याद कर लेना है और एग्जाम से पहले आप लोगों को ये सब कर लेना है। सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। बेहतरीन तरीके से कर लेना है और फाइनल एग्जाम में अगर बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहां पे एक बैच होगी आपका क्लास 12 का फाउंडेशन बैच, उसको जरूर ज्वाइन करें। वहां पे आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है जो आप लोगों के फाइनल एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। कोई भी दिक्कत होगी नीचे ऑलरेडी नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में कैसे आएगी। देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपके पेपर में पूछा जाए तो कैसे आएगी, तो ध्यान से देखना है। जो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है और जो एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं उनका जो है पीडीएफ जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं मिसाइल क्लासेस के ऐप पे जो कंटिन्यू क्लास करते हैं, जो भी स्टूडेंट हो, आप लोगों का मैं पीडीएफ अपलोड कर दिया हूं, जाके आप हिंदी कोर वाले देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4-5 स्टेटमेंट आपसे देंगे और इसके बारे में पूछा जाएगा, 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। या तो आपसे पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब बताइए थोड़ा सा बादल, ये जो मैं टॉपिक में बता रहा हूँ, ये आप लोगों का जो टॉपिक है बादल राग, याद रखिएगा, उससे ये लिया गया है, उसी से ये क्वेश्चन आएगी। फिर हम लोग इसी वीडियो में हम लोग बेहतरीन तरीके से अगला जो टॉपिक होगी उषा, उससे भी क्वेश्चन आएगी। फिर हम लोग देखेंगे अतीत में दबे पाव, इसमें भी क्वेश्चन आएगा। सारा का सारा तीनों चैप्टर आज हम लोग इस वीडियो में फुली कंप्लीट करने वाले हैं, तो पैसेंस बनाकर रखिए। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की किसे कहा जाता है, तो देखिए आप किसे कहा जाता है यहाँ पे आप इजीली से देख सकते हैं, है ना। देखिए कहाँ क्या है, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया, क्रांति या विनाश की आशंका हो गया है। जिन लोगों पर पास सुख के साधन होते हैं वे क्रांति से सदैव डरते हैं, मतलब लड़ाई करने से सदैव डरते हैं जिसके पास साधन होती है। क्रांति उन्हीं का कुछ छीनेगी जिनके पास कुछ है। सुविधा संपन्न लोगों का क्रांति की संभावना सदैव भयभीत करती रहती है। जिसके पास पूरा धन दौलत होती है वह क्रांति से, मतलब लड़ाई से काफ़ी ज़्यादा डरते रहते हैं। क्यों पता है? क्योंकि उन लोगों को लगता है कहीं मेरा धन दौलत ना छीन जाए, इसी कारण इसे दुख की छाया कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन को आपको कर लेना है। बादल के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता में रेखांकित किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना है। बादलों के आगमन से प्रकृति में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। बादलों के आगमन से प्रकृति में बहुत सारे क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। हवा बहने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, मूसलाधार पानी बरसता है, वज्रपात जो बिजली कड़कता है उसको हम लोग वज्रपात बोलते हैं। वज्रपात से पर्वत शिखर छत विक्षत हो जाता है, यानी पूरा वज्रपात अगर हमारे धरती पर गिर जाए तो वहाँ पे पूरा का पूरा जमीन जल जाते हैं। छोटे छोटे पौधे खिल उठते हैं, जो छोटे छोटे पौधे हैं वो खिल उठते हैं। कमलों से जल झरने लगता है, जो कमल फूल है वो उससे क्या होता है, कमलों से जल जो है झिरने लगता है। इसके बाद इसको आप लोगों को नहीं करना, जो करना है वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन बताएं इसको आप लोगों को कर लेना है। पहला क्वेश्चन ये बताया हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा देख लेना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगी। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा क्वेश्चन आएगी, तो ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि धरती की कोख में सोया अंकुर किसकी ओर ताक रहा है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे, समझिए इस क्वेश्चन को। धरती की कोख में सोया अंकुर निरंतर बादलों की ओर ताक रहा है। बादल सोया को अंकुर मतलब समझे बीज, जो हम लोग बोते हैं ना जमीन के अंदर में, जमीन के अंदर में जब बो जाने के बाद जब उसका थोड़ा सा फड़ निकलता है ना, जो हम लोग फड़ बोलते हैं उसको, पानी की ओर ताकते हैं कि कहीं पानी बरसे और मैं फूट कर बाहर निकलूं, क्योंकि उसे यह आशा है कि वर्षा होगी तो उसे फूटकर बाहर आने का अवसर मिलेगा, उसके व्यक्तित्व का विकास होगा। आशा यह है कि निम्न वर्ग के लोग सुख समृद्धि और विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ सके। उन्हें आशा है कि क्रांति के बाद उन्हें भी उत्थान का अवसर मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन जो मैं बताया हूं उसको आप लोग फाइनल एग्जाम में भी आप लोगों को अच्छी तरह से कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगी तो कैसे पूछेगी। देखिए पहला जो क्वेश्चन है ना, फटाफट हम लोग देखते हैं, समय बहुत कम है इसलिए मैं फास्ट बताऊंगा, ठीक है, ध्यान देना है।
पहला सूर्यकांत, ये जो बादल राग है ना, इसका लेखक कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। समझिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? 100% आपके पेपर में आएगी तो बताएंगे सर 1999 पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैं फास्ट बता रहा हूं, आप लोग पैसेंस बना कर रखिए, ठीक है। इसी टॉपिक में हम लोग बेहतरीन तरीके से और क्वेश्चन करने वाले, बस पैसेंस बनाइए और सारा क्वेश्चन को रट लेना है। 100% यही क्वेश्चन आएगा ब्लूप्रिंट के एग्जाम में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म किस राज्य में हुआ था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, उसका जन्म बंगाल में हुआ था, मेदिनीपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी मेदिनीपुर में इसका जन्म हुआ था। कहां पे हुआ था? मेदिनीपुर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 पे आते हैं, निराला की मृत्यु कब हुई थी? जो 1999 में इसका तो जन्म हुआ था, पर इसकी मृत्यु कब हुई थी ये आपसे पूछे गए हैं। देखिए इसका मृत्यु डेट अगर आपसे पूछी जाएगी तो बताएंगे सर 1960, याद रखेंगे 1961 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। निराला का मृत्यु कहां हुआ था? जो निराला जी इसका मृत्यु हुआ था इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहां पे है सर? यूपी। यूपी का राजधानी कहां है सर? लखनऊ। एक एक क्वेश्चन को कर लेना है। निराला का पारिवारिक गांव कहां था? निराला का पारिवारिक गांव गटकोला था। कहां पे था? गटकोला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। समझ में आ रहा है जी? फास्टली नहीं है, पैसेंस बना, बस आप लोगों को वीडियो देख लेना, कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। निराला का पारिवारिक गांव किस राज्य में था? निराला का पारिवारिक गांव जो है उत्तर प्रदेश में था। कहां पे? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, नए सवार देने वाले कवि किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इससे रिलेटेड ना कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा फाइनल एग्जाम में कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दी द्वारा लिखे गए 2 कहानी का नाम बताइए, आपको बताना होगा इस तरह से, ठीक है। कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कविता में क्रांति किसके संबोधित करता है? बादल को। याद रखिए किसको? बादल को संबोधित करता है। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा ना, क्वेश्चन नंबर 10, क्रांति का अग्रदूत किसे कहा गया है? तो बताएंगे सर बादल को कहा गया था। क्यों? क्योंकि हम लोग बादल के बारे में इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, हमारे युद्ध नौका कैसे तैर रही है? तो बताएंगे सर पवन की रूपी सागर। क्या हो जाएगी? पवन रूपी सागर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 12 पे आते हैं, बादल रूपी युद्ध की नौका में कैसे शक्ति विद्वान है? कैसे शक्ति विद्वान है? ये आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, याद रखिए। कौन कर रहे हैं क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा तो बताएंगे सर एक भीषण क्रांति होगी, घोर क्रांति होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, संसार में दुखों से जलते हृदय पर क्रांति का मावी विस्तार किसके भांति फैला हुआ है? तो याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसका किसके भांति फैला हुआ है? तो बताएंगे सर अभी मैंने जस्ट बताया बादल के प्रति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं कि एक उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसको आप लोगों को करना भी नहीं है। क्रांति का दूत किसे कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रांति का दूत हम लोग जस्ट बोलेंगे सर बादल को कहा गया। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना? बस आप लोग फाइनल एग्जाम में अगर बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं ना, प्ले स्टोर में मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कीजिए। MISSILE मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ पे आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम से पहले किस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन छपेगी, मतलब एग्जाम कल है आप लोगों का, तो उससे 10 दिन 5 दिन पहले ऐसा क्वेश्चन करवाया जाएगा कि हूबहू वही क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आने की संभावना होगी, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग क्रैश जो आप लोगों का फाउंडेशन कोर्स है आर्ट्स का, उसको ज्वाइन करें, जिसका फी नॉर्मल सा है एकदम, ताकि गरीब से गरीब बच्चे इसको ज्वाइन कर सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। बार बार बादल गरजने से क्या होता है? तो तीव्र वर्षा होती है। याद रखिएगा तीव्र वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 17, संसार भय से कब ग्रस्त हो उठता है? संसार जो है भय से कब ग्रस्त हो उठता है, इससे पूछा जाए तो बताएं तीव्र वर्षा से। क्या हो जाएगी? तीव्र वर्षा से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्रांति से सबसे ज्यादा किस वर्ग के लोग भयभीत होते हैं? सबसे ज्यादा मैंने अभी जस्ट बताया कि जिसके पास अपर पैसा होती है उसके कारण होती है, जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है इस कारण से वो डरते हैं कि कहीं मेरा ध्यान दौलत छिना ना जाए कहीं। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोग किसकी विनाश लीला में बह जाने के डर से अधिक है? तो बताएंगे सर ये भी एक उच्च लोग होगी। क्या? तीव्र वर्षा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। किसके विद्युत प्रहार से विशालकाय पर्वत खंड खंड होकर भूमि में मिल जाते हैं? तो बताएंगे हवा के झोंक से। क्या होगी? हवा के झोंक से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सॉरी इसका सही उत्तर हो जाएगा बादल। क्या हो जाएगी? बादल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। 21, विपल्पकारी बादलों को देखकर कौन प्रसन्न हो उठता है? तो कौन प्रसन्न हो उठता है बताइए? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो बताएंगे सर याद रखिएगा हल्के भार पौधे ना। और क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है कि बादल को अपने निकाल आने का संकेत कौन देता है? तो बताएंगे सर इसका जो संकेत देने वाले होते हैं ना वो होता है लहलहाते पौधे। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि पौधे जब निकलते हैं
तो वो बारिश की आशा करते कि कहीं बारिश हो, मैं फूट कर बाहर हूँ और मैं अपने आप में एक विकास बन सकूँ। देखिए ये भी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। जब क्रांति स्वर उद्घोष होता है तो किस वर्ग के लोग प्रसन्न एवं लाभान्वित होता है, तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर सावधानता, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कवि ने शोषित के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए किसके उत्थान की है, तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इतना ऑप्शन नंबर कल्पना क्या हो जाएगी, कल्पना। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे कि आप लोगों को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा होगा कैसे क्वेश्चन आएगी। कभी किस वर्ग के लोगों के गमन चुंबी भवनों को आतंक का घर बनाया, तो बताएंगे सर उच्च लोगों का। अभी जस्ट बताएं, उच्च लोग काफी ज्यादा डरते हैं क्रांति से। 26 गरीबों और श्रमिकों पर क्रूर अत्याचार कौन करते हैं, तो बताएंगे सर पूंजीपति लोग। पूंजीपति लोग मान जिसके पास ज्यादा धन दौलत होती है वही गरीबों पर अत्याचार करते हैं, आप सभी को अच्छी तरह से पता है। 27 की कविता में समाज के पंख किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, बताएंगे सर पूंजीपति वर्गों के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 28 है कि कमल पर पढ़कर उसकी शोभा कौन बढ़ाता है, तो वो बताएंगे सर ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो बताएंगे सर इसका जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए क्रांति रूपी जल। क्रांति रूपी जल मतलब समझ में आ रहा है, जो हम लोग बोलते हैं पानी फल, उसके हम लोग क्रांति रूपी जल बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा कहीं कि आप लोग गड़बड़ा न जाए। क्रांति रूपी जल, देखिए क्रांति रूपी फल हो या क्रांति रूपी जल, आपको याद रखना है पानी फल के बारे में बोल रहे हैं, जो आप लोग खाते होंगे ना। प्लावन से कौन लाभान्वित होता है, तो बताएंगे सर याद रखिएगा इससे कौन लाभान्वित होगा, तो बताएंगे इसका जो राइट आंसर होगा दलित और शोषित वर्ग के लोग, क्योंकि वही लोग खाते हैं जो अमीर लोग होते हैं, तो वो सब ये तो खाते नहीं है पानी में उगने वाले सामान। बचपन का सुकोमल शरीर किसके बेखबर रखता है, तो शरीर रोग एवं शोक दुख। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अब अभी हम लोग जस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस किए, आप मैं आपको बताने वाला हूँ फिर इसी चैप्टर से रिलेटेड जो होगी उषा जो आप लोग का टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगी। कौन सा, उषा जो आप लोग का टॉपिक है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। उषा काव्य उषा में कवि ने किसके बेल वर्णन किया है, देखिए अगर आपको पता होगा तभी आप जाकर इसका आंसर कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो बताएंगे सूर्योदय के पूर्व की बेला, क्या देखिए सूर्योदय के पूर्व की बेला के बारे में जिक्र किया गया। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगी क्वेश्चन। अभी इसी में हम लोग जस्ट डिस्कस करने वाले सब्जेक्टिव पैसेज बनाए, ठीक है, पूरा लिखने का आवश्यकता कुछ भी ना लिखे, कुछ ही ना लिखे, सिर्फ आप लोगों को सुनना है जो चीज मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर, और जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं बाबू, आप लोगों का जो मैं पीडीएफ डाल दिया हूँ, जाके आप लोग पीडीएफ के माध्यम से देख सकते हैं, आप लोग वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आपसे पूछा गया है कि काव्य में किसकी लालिमा वर्णन की गई है, तो सूर्य की, क्योंकि सूर्य ही एक लालिमा युक्त होता है। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका सामने 3 है, प्रातः काल का आसमान किसके समान दृश्य होता है, प्रातः काल के बारे में बताया गया। तो प्रातः काल के बारे में बताएंगे तो याद रखिएगा नीला शंख, क्या जगह नीला शंख। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते 4 पे कि प्रातः काल का आसमान कैसी आभासी से परिपूर्ण होता है, तो नीला सफेद, क्या होगी नीला सफेद। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 5 पे कि कविता में राख में किसे मिलाकर पुताई की गई है, तो राख में, तो बताएंगे सर जो राख में पुताई की जाती है गोबर तथा मिट्टी, क्या हो जाएगी गोबर तथा मिट्टी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं 26 में, सुबह का आसमान जिस पर लालिमा आती है, सुबह के आसमान पर जैसे देखिए हम लोग लालिमा युक्त आता है, वह कैसा होता है, तो याद रखिएगा ये कैसा होता है, तो रंगहीन होता है, क्या होता है, तो एक तरह का देखा जाए तो काला टाइप का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, संपूर्ण पृथ्वी पर किसका जादू छाया हुआ है, संपूर्ण पृथ्वी पर किसका जादू छाया हुआ है, तो बताएंगे सर उषा काल का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और एकदम बेहतरीन तरीके से कर लेना है, एक क्वेश्चन आएगा, उपकाल का जादू कब टूट जाता है, तो सूर्योदय होने के पर। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। भोर का आसमान कैसा है, भोर का आसमान कैसा है ये आपसे पूछा गया है, तो भोर का आसमान होगी कैसे, तो गीला होगी, क्या होगी गीला, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी जस्ट हम लोग सब्जेक्टिव भी डिस्कस करेंगे। उषा किसकी रचना है, उषा जो है किसके द्वारा लिखा गया कहानी है, ये आपसे पूछे गए। तो उषा जो लिखा गया है ना शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था, जो शमशेर बहादुर सिंह है इसका जन्म के बारे में पूछा जाएगा, 13 जनवरी 1911। अगला प्रश्न पे आते हैं, तो शमशेर बहादुर सिंह ने किस शब्दकोश का संपादन किया था, किस शब्दकोश यानी किस डिक्शनरी के बारे में उन्होंने बताया था, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगी हिंदी उर्दू शब्दकोश। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं, उपा कविता में, उपा नहीं उषा कविता में कवि ने देह का अर्थ क्या बताया, देह का मतलब होता है शरीर, क्या हो जाती है देह का मतलब शरीर हो जाता है।
अगला प्रश्न है, देखिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है ना मेरे प्यारे, मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। और तबीयत सही नहीं होने के कारण जो है मैं आप लोगों को एग्जाम से पहले, एग्जाम से हम लोग जैसे 3-4 दिन पहले हम लोग को क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इस कारण से मैं डिस्कस नहीं कर पाया था, ठीक है। उसके लिए सॉरी, क्योंकि आप ये ना सोचें कि सिर्फ आप लोग का ही तबीयत खराब होता है। कभी कभी टीचर लोग जो स्टडी कराते हैं उनका भी तबीयत कभी कभी जो है बिगड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू जाग कर पढ़ाना पड़ता है। शमशेर बहादुर सिंह ने हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की पढ़ाई कहाँ से की थी, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो पढ़ाई किया था बोलेंगे सर गोंडा से। कहाँ से? गोंडा से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शमशेर बहादुर सिंह के बारे में साहित्यिक अकादमी किस वर्ष मिली थी? बहुत इंपॉर्टेंट, जो शमशेर बहादुर है साहित्यिक अकादमी 1977 में मिली थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं, शमशेर बहादुर सिंह को कबीर का सम्मान कब हुआ था? जो कबीर है, कबीर का तो बताएंगे सर 1989। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, बस एक ही बात बताना चाहूँगा, ये तो ब्लूप्रिंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फाइनल में अगर बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और बेहतरीन तरीके से आप लोग हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से कम फी में बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मॉडल सेट को कर सकते हैं, सेलेक्टेड सेट, सबसे इंपॉर्टेंट होती है सेलेक्टेड सेट, फिर आप लोग संभावित प्रश्नों को कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसको आप लोग छोड़े ना। काल तुझसे होड़ है, मेरी किसकी रचना है? जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसका राइट आंसर होगा शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही होगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्रांति हमेशा किसका प्रतिनिधित्व करती है? जो क्रांति है, क्रांति के बारे में हम लोग अभी जस्ट देखें, वंचित का। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला प्रश्न पे सर, कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कवि के अनुसार बादल के अंग अंग में क्या विद्यमान है? तो बताएंगे सर बिजलियां। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 पे आते हैं, बादल राग में किसके शरीर को सुकुमार कहा गया है? तो बादल राग में शरीर के किसका सुकुमार कहा गया? तो बच्चों का। क्या होगी? बच्चों का। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, निराला रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है? निराला रचनावली जो है कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? तो बताएंगे सर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताएंगे 8 खंडों में। कितना खंडों में? 8 खंडों में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को देखना है। 23 कि बादल राग कविता की शुरुआत में किससे विराट बिंब की संज्ञा दी गई थी? विराट बिंब तो समीर और सागर। अब आते हैं हम लोग से सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो कैसे पूछी जाएगी, एक्चुअली कैसे आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। टेंशन नहीं लेना, थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, एक एक बात को ध्यान से सुनिए। कविता के किन उपमाओं को देखकर यह कहा जाता है कि उषा की कविता की गांव की सुबह गतिशील चित्रण थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, राख से लिपा हुआ चौका, लाल केसर में धुला हुआ काली सील, स्लेट पर मला हुआ लाल खड़िया चाक, नील जल में गौर झिलमिलाए देह। इतना आपको लिखना है, ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको फुल्ली मार्क्स मिल जाएंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप लोगों को करना भी नहीं है। उषा का जादू टूटने से क्या तात्पर्य है? इसको कर लेना है, ये आपके पेपर में 2 मार्क्स का आएगा। उषा का जादू टूटने से तात्पर्य सूर्योदय होना। क्या होता है? सूर्योदय होना। सूर्य के उदय होते ही उषा का जादू टूट जाता है। अपने परिवेश के उपमाओं का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्द के बारे में चित्रण करना है। जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे ना देखें क्लास, आप लोग जाकर PDF में ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बस आशा करते हैं मेरे प्यारे कि इससे बाद जो चीज़ मैं बताया हूँ उससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगी। और इससे पहले मैंने और एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ, और एक कर लेना है। और एक जो आप लोगों का टॉपिक है ना, टॉपिक अंतरावाह का अतित्व में दबे पाव, इसको कर लीजिएगा आप लोग। और कोई एप्लीकेशन से है तो मैंने आप लोगों को डाल दिया हूँ, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नया वीडियो में, ठीक है।